तो साथियों नमस्कार और स्वागत है आप सभी का। और इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं बिहार कर्मचारी चयन आयोग 2023 के लिए जो इंटर स्तरीय पद पर जो नियुक्ति के लिए जो आयोजित होने वाली एग्ज़ाम है, इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा, जो कि द्वितीय स्तर का है। यानी कि इससे पहले सन 2017 में हो चुका है और 2023 में वैकेंसी आया है ये, जिसमें पदों की अगर संख्या की बात की जाए तो 12,199 पद हैं लगभग, जो बढ़ सकते हैं घट सकते हैं ऐसा कहा गया है। और एग्ज़ाम की अगर हम बात करें तो फरवरी या मार्च में इसे होना है। सिलेबस की अगर हम इसमें थोड़ी सी बात कर लें तो उससे पहले ये बता दूं कि इस वीडियो में हम सिलेबस के अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं उस पर डिस्कस करेंगे। और जैसा कि इसमें 150 प्रश्न होते हैं तो सिलेबस देख लें। इसमें जो सिलेबस हैं सामान्य अध्ययन से रहेंगे, सामान्य विज्ञान एवं गणित के सवाल रहेंगे और मानसिक क्षमता जांच से सवाल रहेंगे। तो सामान्य अध्ययन से 50 प्रश्न रहेंगे, जबकि सामान्य विज्ञान एवं गणित से 50 प्रश्न रहेंगे और मानसिक क्षमता जांच से 50 प्रश्न रहेंगे। तो हम इसमें सामान्य अध्ययन और सामान्य विज्ञान के प्रश्नों को ले रहे हैं, गणित और सामान्य मानसिक क्षमता जाँच को हम इसके स्किप कर रहे हैं। सामान्य अध्ययन की अगर हम बात करें तो इसके तहत आपको मिलेगा समसामयिक विषय, भारत और इसके पड़ोसी देश से संबंधित जानकारी, और सामान्य विज्ञान से भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, भूगोल, इससे संबंधित प्रश्न होंगे। ठीक है। और जो 150 प्रश्न हैं तो प्रत्येक प्रश्न 4 अंक के रहेंगे और गलत उत्तर देने पर आपके प्रत्येक प्रश्न से 1 नंबर काट लिए जाएंगे। तो ये माइनस मार्किंग की बात हो गई। और अब देखें हम जो प्रश्न नंबर 1 है हमारा, तो उससे पहले बता दूं कि आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी सर्किल। और आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 1 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 1 है हमारा कि भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे। विकल्प है देशमुख, रघुराम राजन, सुरेश माथुर या कृष्णामाचारी। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो नंबर ए है कि देशमुख, या जिनका पूरा नाम है सीडी देशमुख, सर चिंतारमन द्वारकानाथ देशमुख, ये भारतीय रिजर्व बैंक के पहले भारतीय गवर्नर बने। और इनके अगर हम कार्यकाल की बात करें तो इनका कार्यकाल था 11 अगस्त 1943 से 30 जून 1949 तक। और अगर हम भारतीय रिजर्व बैंक के पहले गवर्नर की अगर हम बात करें तो सर ऑसबॉर्न स्मिथ थे, जो कि 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक इसके गवर्नर थे। और वर्तमान समय की बात करें वर्ष 2023 की, तो वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं, जो कि 12 दिसंबर 2018 से अभी तक इस भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। और ये भारतीय रिजर्व बैंक के संख्या क्रम में 25वें गवर्नर हैं। और आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 2 देखें। तो प्रश्न नंबर 2 है कि वह छात्र जिसने रुपये के साइन को डिजाइन किया है यहाँ पढ़ रहा था। तो देखिए क्वेश्चन में ऐसा है कि ये 2017 का पेपर है और रुपये का डिजाइन कब हुआ था, सन 2010 में हुआ था। तो इस टाइप से सवाल है। तो इसमें विकल्प है JNU, IIT बॉम्बे, हैदराबाद विश्वविद्यालय या IIT मद्रास। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा कि IIT बॉम्बे के छात्र थे जिन्होंने रुपये के साइन को डिजाइन किया था। और इनका नाम है D उदय कुमार, जो कि वर्तमान में प्रोफेसर हैं। और इन्होंने 2010 में रुपये के साइन को डिजाइन किया था। और प्रश्न नंबर 3 देखें। तो प्रश्न नंबर 3 है कि बैंक नोट प्रेस निम्न में से कहाँ स्थित नहीं है। 4 विकल्प हैं नासिक, देवास, सालबनी, होशंगाबाद या नर्मदापुरम। तो वर्तमान में होशंगाबाद का क्या है नाम, नर्मदापुरम हो गया, इसलिए नर्मदापुरम विकल्प कर दिया है क्योंकि प्राचीन प्रश्न है। तो बताना है कि इनमें से कहाँ बैंक नोट प्रेस स्थित नहीं है। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा कि होशंगाबाद या नर्मदापुरम में जो है बैंक नोट प्रेस स्थित नहीं है। बाकी 3 जगहों पे बैंक नोट प्रेस स्थित है। और बैंक नोट प्रेस या करेंसी नोट प्रेस की अगर हम बात करें तो भारत में 4 करेंसी नोट प्रिंटिंग प्रेस हैं, जिसमें कि 2 का स्वामित्व जो है भारत सरकार के पास है और 2 का स्वामित्व जो है RBI के पास है। और जो सरकारी स्वामित्व वाली प्रेस है वो नासिक और देवास में है, जबकि भारत सरकार जबकि
आरबीआई के स्वामित्व वाली जो प्रेस हैं वो मैसूर और सालबोनी या सालबनी में स्थित हैं। और देश में 4 टकसाल हैं जो कि भारत सरकार के स्वामित्व में हैं। ये हैं मुंबई, हैदराबाद, कलकत्ता और नोएडा। और प्रश्न नंबर 4 देखें। प्रश्न नंबर 4 है कि जनसंख्या की दृष्टि से यह 4 सबसे बड़े राज्यों में से नहीं है, यानी कि इनमें से कौन सा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से चौथे नंबर पर नहीं है। विकल्प है बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा कि तमिलनाडु राज्य जो है जनसंख्या की दृष्टि से 4 सबसे बड़े राज्यों में नहीं है, बल्कि यह राज्य कौन सा है, पश्चिम बंगाल है। 2011 की जनगणना की बात चल रही है, तो 2011 की जनगणना से भी सवाल पूछे जाएंगे, है ना। अब बिहार की बात करें तो अपना जो बिहार राज्य है, यहाँ की जो आबादी है तीसरे नंबर पर आबादी के स्थान पर आता है, जहाँ की आबादी वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 10,40,99,452 है। जबकि उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह आबादी के मामले में देश में प्रथम स्थान पर है और यहाँ की आबादी 19,95,81,477 है। जबकि महाराष्ट्र जो कि तीसरा स्थान रखता है आबादी के क्रम में, यहाँ की आबादी 11,23,72,972 है। और आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 5 देखें। तो प्रश्न नंबर 5 है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर सर्वाधिक है। विकल्प है बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल और उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि बिहार राज्य का जो जनसंख्या घनत्व है वो प्रति वर्ग किलोमीटर पूरे देश में प्रथम है और यह जो है 1106 है, यानी कि 1106, यानी कि बिहार में प्रत्येक 1 वर्ग किलोमीटर के अंदर 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। जबकि पश्चिम बंगाल की बात करें तो पश्चिम बंगाल जो देश में दूसरा स्थान रखता है जनसंख्या घनत्व के मामले में, यहाँ जनसंख्या घनत्व जो है 1028 है। और केरल की बात कर लें तो केरल में 860 है और उत्तर प्रदेश की बात कर लें तो उत्तर प्रदेश में 829 है। और प्रश्न नंबर 6 है कि भारत में विकसित पहले सुपर कंप्यूटर का नाम था। परम 8000, आदित्य, अनुपम अध्याय या सागा 220। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि परम 8000 भारत में विकसित पहला सुपर कंप्यूटर था। जबकि वर्तमान में जो सबसे बड़ा कंप्यूटर है वो HPC AI सुपर कंप्यूटर परम सिद्धि AI है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 7 की बात करें तो प्रश्न नंबर 7 है कि भारत में 4G सेवा कब हुई। 4G सेवा कब शुरू हुई, 2000 में, 2012 में, 2016 में या अभी तक शुरू नहीं हुआ। तो यहाँ पे सही विकल्प 2 हो जाएगा कि वर्ष 2012 में भारत में 4G सेवा शुरू हुई। जबकि भारत में पहली मोबाइल सेवा 1 जुलाई 1995 से शुरू हुई और जो 5G सेवा है ये देश में 1 अक्टूबर 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया, ठीक है। और प्रश्न नंबर 8 देखें तो प्रश्न नंबर 8 है कि यूके का यानी कि इंग्लैंड या यूनाइटेड किंगडम का शेयर मूल्य सूचकांक है, यानी कि इंग्लैंड के शेयर मूल्य सूचकांक का नाम इनमें से आपको बताना है। स्टॉक्स, FTSE 100, SET या JCI। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा कि FTSE 100 ये जो है यूके का शेयर मूल्य सूचकांक है। और प्रश्न नंबर 9 देखें जो कि इतिहास से संबंधित है। इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित है ये प्रश्न कि इन्हें महामना कहा जाता है। गांधी जी, नेहरू, मालवीय या राजीव गांधी। महामना यानी कि महान मानव। तो ये महामना जो है मदन मोहन मालवीय को कहा जाता है महामना। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि मालवीय जी को महामना कहा जाता है, यानी कि महामना मदन मोहन मालवीय। ये भारत के पहले और अंतिम व्यक्ति थे जिन्हें कि महामना की सम्मानजनक उपाधि से विभूषित किया गया है। और मदन मोहन मालवीय की अगर हम बात करें तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 4 बार अध्यक्ष रहे, 1909 में, 1918 में, 1930 में और 1932 में। और इनके द्वारा बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना 1916 में की गई। और जो सत्यमेव जयते अक्सर हम सुनते हैं और
जो भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य भी है अब सत्यमेव जयते, जो कि वास्तविक रूप से मुंडक उपनिषद से लिया गया है। इन्होंने इनके द्वारा यानी कि महामना मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा ही इस शब्द को लोकप्रिय बनाया गया था। इसके अलावा भारतीय इतिहास के संदर्भ में महामना मदन मोहन मालवीय जी इस बात से भी विशेष रूप से उल्लेखनीय है, याद किए जाते हैं कि इन्होंने गिरमिटिया मजदूरी प्रथा को समाप्त करने के लिए कार्य किया। ठीक, अब प्रश्न नंबर 10 देखें। प्रश्न नंबर 10 है कि पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी। तो ये संस्कृति से सवाल पूछ दिया कि पहली भारतीय अभिनेत्री कौन थी, यानी कि पहली भारतीय महिला जो अभिनेत्री बनी कौन थी। देविका रानी, मधुबाला, मीना कुमारी या नरगिस दत्त। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा देविका रानी, जिनका पूरा नाम देविका रानी चौधरी था। और ये इनका जन्म जो है 30 मार्च 1908 को हुआ और इनकी मृत्यु 9 मार्च 1994 को हुआ। और ये भारतीय सिनेमा के विकास में इन्होंने बहुत सारा कार्य किया, एज ए महिला एक्टिंग किया इन्होंने। इसके अलावा बहुत सारा फिल्म भी इन्होंने बनाया और ये दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त प्रथम व्यक्ति थी देविका रानी, है ना। अब आगे देखें प्रश्न नंबर 11, जो कि यह कार्बन टैक्स घोषित करने वाला पहला देश था, यानी किस देश ने सबसे पहले कार्बन टैक्स घोषित किया। 4 विकल्प हैं, स्वीडन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, अमेरिका। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि स्वीडन जो है कार्बन टैक्स घोषित करने वाला पहला देश था। और इतिहास की अगर हम बात करें तो इस विकल्प के अलावा अगर स्वीडन की जगह तो सबसे पहले इस विकल्प के अलावा अगर हम देखें तो सबसे पहले सन 1990 में फिनलैंड ने अपने यहाँ कार्बन टैक्स लगाया था। उसके बाद स्वीडन और ब्रिटेन ने 1991 में अपने देशों में कार्बन कर को आरोपित किया। और कार्बन कर की बात करें तो ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, यानी कि अप्रत्यक्ष कर है, जो कि प्रदूषण पर टैक्स का एक रूप है। और इसमें जो क्या होता है कि जो कार्बन उत्सर्जन की संख्या के आधार पर जीवाश्म ईंधन के उत्पादन, वितरण और उपयोग पर शुल्क लगाया जाता है और इस कर से जीवाश्म ईंधन की कीमत में वृद्धि होगी। हालांकि अपने देश में नहीं लगाया गया है और नहीं लगाया जाना मतलब नहीं लगाया जाएगा। इसका वजह ये है कि अगर देश में लगा दिया जाएगा कार्बन कर तो इसका मतलब ये होगा कि रेट चीज़ों का महंगा हो जाएगा। तो चूंकि हमारे देश में ये है कि भाई इसके लिए कर लगा दो, ठीक है, हम और जलाएंगे, इस टाइप से बात आएगा, तो जो कि नकारात्मक प्रवृत्ति का है, इसके लिए यह नहीं लग सकता हमारे देश में। खैर आगे बढ़ें, प्रश्न नंबर 12 देखें। प्रश्न नंबर 12 है कि कीवी पक्षी यहाँ पाया जाता है। कीवी पक्षी कहाँ पाया जाता है बताना है, नॉर्वे, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड या स्पेन। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा कि न्यूजीलैंड में कीवी पक्षी पाया जाता है और यह न उड़ सकने वाली पक्षी होती है, जो कि सिर्फ न्यूजीलैंड में ही पाया जाता है। इसके अलावा इसका वजह यह है कि कहीं अन्य की जलवायु जो है इसके अनुकूल नहीं है और यह न्यूजीलैंड का राष्ट्रीय पक्षी है। जबकि कीवी फल की अगर हम बात करें तो जो कि विटामिन सी जिसमें भरपूर मात्रा में पाया जाता है और यह एंटीऑक्सीडेंट होता है, जो कि शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। और प्रश्न नंबर 13 देखें। प्रश्न नंबर 13 है कि ब्राज़ील की मुद्रा है। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है, रूबल, दिरहम, बार या रियाल या रियल। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर डी हो जाएगा कि जो ब्राज़ील की मुद्रा है ये रियल या रियाल है, मतलब REAL है, ठीक है। तो सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा रियल। और एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, ब्राज़ील से याद है क्योंकि ब्राज़ील जो है ब्रिक्स का सदस्य देश है। तो ब्रिक्स देश में जिसमें 5 शामिल हैं, इनकी मुद्राओं के नाम जो हैं R से शुरू होते हैं। ब्राज़ील से स्टार्ट करें तो ब्राज़ील की मुद्रा रियल, रूस की बात करें तो रूबल, और भारत की बात करें तो रुपया, और चाइना की बात करें तो रेनमिनबी जिसे चीनी युआन भी कहा जाता है, और साउथ अफ्रीका की बात करें तो रेंड। साउथ अफ्रीका की मुद्रा का नाम रेंड है ना। अब देखिए प्रश्न नंबर 14 को। तो प्रश्न नंबर 14 है कि महलों का शहर किसे कहा जाता है, पटना, कोलकाता, चंडीगढ़ या लखनऊ। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा कि महलों का शहर जो है कोलकाता को कहा जाता है।
और इसके अलावा कोलकाता शहर को सिटी ऑफ जॉय के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करें कि महलों का शहर कोलकाता को क्यों कहा जाता है, तो इसका वजह यह है कि 19वीं सदी में ब्रिटिश सरकार के द्वारा निर्मित जो इमारत हैं उनकी अधिकतम संख्या के कारण, बहुत सारी संख्या में है वो, कोलकाता को महलों के शहर के रूप में जाना जाता है। इसके अलावा कोलकाता शहर औपनिवेशिक वास्तुकला, संग्रहालयों, कला दीर्घाओं, पारंपरिक भोजन, मंदिर का भी शहर है। और सन 1700 से 1911 तक कोलकाता शहर जो है ब्रिटिश सरकार की राजधानी थी। ठीक है, अब आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 15 की तरफ। तो 15 नंबर प्रश्न है कि इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट कौन थी? दुर्गा बनर्जी, डायना एडोल्जी, नीरजा या आरती साहा? तो सही विकल्प यहाँ पे हो जाएगा नंबर 1 दुर्गा बनर्जी। सॉरी, असल में इनका नाम दूरबा बनर्जी है, DURBA, दूरबा बनर्जी, जो इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट थीं। और ये 1956 में कलकत्ता में एयरलाइंस में शामिल हुई, इंडियन एयरलाइंस में। और जबकि भारत की पहली फाइटर जेट महिला पायलट जो है वो अवनी चतुर्वेदी हैं। ठीक है, और इंडियन एयरलाइंस की पहली महिला पायलट दुर्बा बनर्जी, जबकि भारत की पहली फाइटर जेट महिला पायलट जो हैं अवनी चतुर्वेदी हैं, ध्यान रखिएगा। और थोड़ी सी यहाँ पे हम ब्यूटी प्रोडक्ट लैक्मे की बात कर लें, जो कि काफ़ी आपने सुना होगा, आप देखा भी होगा, घर में यूज भी करते हैं लोग। तो आपको ये बता दूँ कि ये जो ब्यूटी प्रोडक्ट लैक्मे है असल में ये भारतीय कंपनी थी, टाटा कंपनी। सन 1998 से ही टाटा ने इसमें अपना शेयर हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को बेच दिया, तब से ये नहीं है, लेकिन इससे पहले यह टाटा कंपनी की थी। तो हुआ क्या था कि सन 1952 में जो टाटा ऑयल मिल्स की 100% सहायक कंपनी के तौर पर इसकी शुरुआत की गई थी। और इसका वजह ये था कि जो भारतीय महिलाएं थीं ये मतलब विदेशी क्या बोलते हैं सौंदर्य प्रसाधन को खरीदने में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रही थी। तो जो तत्कालीन प्रधानमंत्री थे देश के, श्री जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने टाटा कंपनी के जो चेयरमैन हैं JRD टाटा साहब, उनसे मिले और उनको ब्यूटी प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए उनको मनाया। तो उन्होंने लैक्मे का उत्पादन प्रारंभ किया। हालांकि लैक्मे का जो पहले नाम था लक्ष्मी ब्यूटी प्रोडक्ट था, जिसे बाद में लक्मे कर दिया गया। और लक्मे जो है असल में ये नाम फ्रांसीसी ओपेरा लक्मे के नाम पर किया गया है। जो मतलब लक्मे नाम रखा गया है ये फ्रांसीसी जो देवी हैं उनके नाम पर किया गया है, जिसका मतलब देवी लक्ष्मी होता है। और जैसा कि पहले बताया कि सन 1998 से टाटा कंपनी ने लक्मे कंपनी की अपनी जो हिस्सेदारी है हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड को बेच दी है। और ये जो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड है असल में इसकी जो मूल है ये ब्रिटिश कंपनी है, जिसका कि मुख्यालय लंदन में है। 1930 के दशक में इसको स्थापित किया गया और अपना 67% हिस्सेदारी इसका जो है जो वो इंग्लैंड जाता है। खैर आगे बढ़ें प्रश्न नंबर 16 की तरफ। तो प्रश्न नंबर 16 है कि इस लेखक का जन्म बिहार में हुआ था। फणीश्वरनाथ रेणु, प्रेमचंद, महादेवी वर्मा या राम कुमार वर्मा? तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो होगा नंबर 1 कि फणीश्वरनाथ रेणु का जन्म जो है बिहार में हुआ था, जो अपने उपन्यास मैला आंचल के लिए जिनको पद्मश्री का पुरस्कार मिला था, और ये अररिया जिले में इनका जन्म हुआ था। और प्रेमचंद की अगर हम बात करें, मुंशी प्रेमचंद, तो इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी में हुआ था। धनपत राय श्रीवास्तव इनका मूल नाम है। जबकि महादेवी वर्मा की अगर हम बात करें तो आगरा में इनका जन्म हुआ। इन्हें 1982 में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ। जबकि राम कुमार वर्मा की अगर हम बात करें तो ये डॉक्टर राम कुमार वर्मा हैं, जिनका जन्म जो मध्य प्रदेश के सागर जिले में हुआ, और ये व्यंग्यकार और हास्य कवि थे। और प्रश्न नंबर 17 है कि ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचनाकार कौन थे? इनमें से बताना है। नामवर सिंह, हरिशंकर परसाई, जयशंकर प्रसाद या निराला? तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि हरिशंकर परसाई जो हैं ये हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध आलोचक थे। और प्रश्न नंबर 18 देखें तो प्रश्न नंबर 18 है कि पद्मावत के लेखक थे कबीर, तुलसीदास, जायसी या निराला? तो जो पद्मावत जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखा गया है। और पद्मावत की बात करें तो यह एक प्रकार का महाकाव्य है जो कि दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। और इसकी जो भाषा है, पद्मावत महाकाव्य की जो भाषा है अवधी भाषा है। ठीक है,
और प्रश्न नंबर 19 की बात करें, गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक हैं, कौन है इसके लेखक? क्योंकि यह सीरीज जो है ड्रामा बहुत ज़्यादा चला था, तो जो इसके मूल उपन्यास है उसकी बात करें, उसके बारे में पूछा है कि उसके लेखक कौन है, आपको बताना है। 4 विकल्प हैं, जॉर्ज मार्टिन, आर एंड्राडे, मुकदमा ग्राफ्टन या डेविड बाल्डासी। तो सही विकल्प है यहाँ पे जॉर्ज मार्टिन जो है गेम ऑफ थ्रोन्स के लेखक है, जिसका मूल नाम, जिस उपन्यास की अगर हम बात करें तो उसका नाम है ए सॉन्ग ऑफ आइस एंड फायर। ये उपन्यास है जिसके आधार पर गेम ऑफ थ्रोन्स ड्रामा बना है। ठीक है, तो इसके जो लेखक हैं जॉर्ज मार्टिन हैं। और प्रश्न नंबर 20 की बात करें तो प्रश्न नंबर 20 है कि इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक कौन हैं? चेतन भगत, सुरेश मेनन, रामचंद्र गुहा या नवीन चावला। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि रामचंद्र गुहा जो है, जो कि इतिहासकार हैं, ये इंडिया आफ्टर गांधी के लेखक हैं। और प्रश्न नंबर 21 है कि बिहार के अलावा छऊ किस एक राज्य का लोक नृत्य भी है? यानी कि बिहार राज्य के अलावा छऊ जो लोक नृत्य है ये किस अन्य राज्य का है? पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि यह बिहार के अलावा पश्चिम बंगाल का भी लोक नृत्य है। और इसे छौ लोक नृत्य भी कहा जाता है, जो कि झारखंड, बिहार और उड़ीसा का एक प्रमुख लोक नृत्य है। और प्रश्न नंबर 22 की बात करें तो प्रश्न नंबर 22 है कि बिस्मिल्लाह खान इस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे? वायलिन, वीणा, सितार या शहनाई। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 4 हो जाएगा कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जो हैं वो शहनाई वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध थे। और इनका जन्म जो है 21 मार्च 1916 को हुआ और इनका देहावसान जो है 21 अगस्त 2006 को हुआ। इसके अलावा ये भारत के या हिंदुस्तान के प्रख्यात शहनाई वादक थे, जिनका जन्म बिहार के डुमरांव में हुआ था और इन्हें सन 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ये बिहार से हैं। और प्रश्न नंबर 23 देखें तो प्रश्न नंबर 23 है कि किस गायन शैली की उत्पत्ति नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुई? यानी कि भारतीय गायन शैली के किस शैली की उत्पत्ति नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुई, बताना है आपको। दादरा, ठुमरी, गज़ल या कव्वाली। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 2 हो जाएगा कि ठुमरी जो है, ये ठुमरी गायन शैली की उत्पत्ति जो है नवाब वाजिद अली शाह के दरबार में हुई। और ये जो ठुमरी है असल में ये भारतीय शास्त्रीय संगीत की एक गायन शैली है। और थोड़ी सी कव्वाली की अगर हम बात कर लें तो ये भारतीय उपमहाद्वीप में सूफीवाद और सूफी परंपरा के भीतर भक्ति संगीत के रूप में कव्वाली उत्पन्न हुई। ठीक है, और गज़ल की बात करें तो ये अरबी साहित्य का एक काव्यात्मक विधा है, जो कि बाद में फारसी से उर्दू, नेपाली और हिंदी साहित्य में भी लोकप्रिय हो गई। ठीक है, और प्रश्न नंबर 24 देखिए। प्रश्न नंबर 24 है कि अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार से किस क्षेत्र में सम्मानित किया गया? रसायन शास्त्र, अर्थशास्त्र, सामाजिक विज्ञान या शांति। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा कि अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र विषय में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और अमर्त्य सेन की बात करें तो इन्हें सन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ और इनको कल्याणकारी अर्थशास्त्र और सामाजिक विकल्प सिद्धांतों में उनके योगदान और समाज के सबसे गरीब सदस्यों की समस्याओं के कार्य पर यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। और इन्हें उसे अगले वर्ष यानी कि सन 1999 में इनको भारत रत्न मिला। इनका जन्म पश्चिम बंगाल में हुआ, है ना। अब प्रश्न नंबर 25 की बात कर लें तो प्रश्न नंबर 25 है कि स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, रविंद्रनाथ टैगोर या वीर सावरकर। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है वो नंबर 1 होगा कि स्वराज पार्टी की स्थापना जो है मोतीलाल नेहरू के द्वारा की गई। हालांकि स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू और सी आर दास के द्वारा की गई, यानी कि मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा की गई। लेकिन यहाँ पे चूंकि क्या है, सी आर दास का विकल्प नहीं है, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 होगा।
और स्वराज पार्टी के बारे में थोड़ी सी और बात कर लें तो स्वराज पार्टी को ही कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी के नाम से भी जाना जाता है और इसका गठन 1 जनवरी 1923 को चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू के द्वारा मिलकर किया गया था। और ये जो स्वराज पार्टी है इसका गठन मुख्यतः किया गया था असहयोग आंदोलन को जब वापस ले लिया गया था चौरा चौरी घटना के बाद, तो उसके कारण इसको गठन किया गया था। और इस पार्टी का लक्ष्य था कि संविधान बनाने का अधिकार प्राप्त किया जाए, इसके अलावा जो नौकरशाही है उस पर नियंत्रण स्थापित किया जाए, पूर्ण प्रांतीय स्वतंत्रता प्रदान मतलब प्राप्त किया जाए, ये इसका लक्ष्य था। और इस पार्टी ने यानी कि स्वराज पार्टी ने सन 1923 में केंद्रीय विधानमंडल की 104 सीटों में से 44 सीटें जीती और पार्टी का कार्यकाल जो कार्यक्रम था कि जो ब्रिटिश सरकार है उसके काम में बाधा डाला जाए, तो इसने किया भी। और अगर हम बात करें कि इसकी उपलब्धि क्या थी तो विट्ठल भाई पटेल को सन 1925 में केंद्रीय विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में अध्यक्ष बन गए। इसके अलावा मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार यानी कि जो कि भारत शासन अधिनियम 1919 है उसमें सुधारों मतलब उसमें जो कमी थी उसको इसने उजागर किया। ठीक, तो ये 2 काम इसके प्रमुख रूप से थे। और प्रश्न नंबर 26 देखें। प्रश्न नंबर 26 है कि आत्मकथा द टेस्ट ऑफ माई लाइफ किसकी है, यानी कि जो टेस्ट ऑफ माई लाइफ है ये आत्मकथा किसके बारे में है। तो जैसा कि पहले बताया आपको सन 2017 का पेपर है ये, तो उसी के आसपास का जो करंट अफेयर है उससे सवाल पूछा है ये। तो ये असल में युवराज सिंह से संबंधित है। जब उनको कैंसर हो गया था और कैंसर से वो ठीक हो गया थे तब उन्होंने ये किताब लिखी थी। तो यहाँ पे सही विकल्प जो है नंबर 1 हो जाएगा, युवराज सिंह से संबंधित है ये द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, जिसे कि वो और एक अन्य लेखक ने मिलकर लिखा था। जबकि सचिन तेंदुलकर की बात करें तो इनका जो आत्मकथा है वो है प्लेइंग इट्स माई वे, जबकि राहुल द्रविड़ और MS धोनी की अब तक कोई बायोपिक या आत्मकथा अभी नहीं लिखी गई है। और प्रश्न नंबर 27 देखें। तो प्रश्न नंबर 27 है कि कर्क रेखा इस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, त्रिपुरा। तो अगर ये सवाल सन 1999 में पूछा जाता, एक बात बता रहा हूँ आपको, तो यहाँ पे सभी विकल्प सही नहीं होते, मतलब एक सही होता एक गलत हो जाता। लेकिन जो नंबर 3 विकल्प है झारखंड वो नहीं आता क्योंकि सन 1999 में झारखंड राज्य अस्तित्व में नहीं था। तो यहाँ पूछा है कि कर्क रेखा इस राज्य के मध्य से नहीं गुजरती है, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड और त्रिपुरा। तो यहाँ पर सही विकल्प हो जाएगा बिहार, कि बिहार राज्य के मध्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती, क्योंकि जब बिहार अविभाजित था यानी कि जब इसका बंटवारा नहीं हुआ था, झारखंड राज्य से अलग नहीं हुआ था, तब बिहार राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरा करती थी। लेकिन सन 2000 से जब झारखंड राज्य का पुनर्गठन हुआ तो बिहार राज्य से नहीं बल्कि झारखंड राज्य से होकर गुजरती है। खैर अभी हम मैप देखेंगे और देखेंगे कि कर्क रेखा भारत के किन राज्यों से गुजरती है। तो आप देखेंगे कि भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। पश्चिम से पूर्व की ओर अगर हम देखें तो सबसे पहले गुजरात, फिर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यानी कि इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। ये 8 राज्य आप याद रखें, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। इसके अलावा किसी भी अन्य राज्य से नहीं गुजरती। ठीक, तो यहाँ पर सही विकल्प नंबर 1 होगा। और प्रश्न नंबर 28 देखें। तो प्रश्न नंबर 28 है कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है, पद्मा, जमुना, दिहांग या भीमा। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो नंबर 2 हो जाएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी को बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है। और ब्रह्मपुत्र नदी की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई 2900 किलोमीटर है और ये भारतीय उपमहाद्वीप की सबसे लंबी नदी है। और यह नदी जो है हिमालय के उत्तर में तिब्बत है, वहाँ के पुरुंग जिले में स्थित मानसरोवर झील के निकट इसकी उत्पत्ति होती है और तिब्बत से बहते हुए यह भारत में अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती है। यानी कि भारत में सबसे पहले यह अरुणाचल प्रदेश में राज्य में आती है, उसके बाद असम में आती है। तो असम में इस नदी को ब्रह्मपुत्र कहा जाता है और बांग्लादेश में प्रवेश करने पर जमुना कहा जाता है। और गंगा नदी को बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, और पद्मा से जमुना के संगम के बाद इसी नदी को यानी कि जब गंगा और
ब्रह्मपुत्र यानी कि पद्मा और जमुना जब दोनों संगम इनका हो जाता है तो इसी नदी को मेघना कहा जाता है, जो कि सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करते हैं और आगे जाके बंगाल की खाड़ी में ये नदी मिल जाता है। तो देखिए, गंगा नदी जिसे कि बांग्लादेश में पद्मा कहा जाता है और ब्रह्मपुत्र नदी जिसे कि बांग्लादेश में जमुना कहा जाता है, ये दोनों जब आपस में मिलते हैं तो इनके संगम के बाद इन दोनों नदी को संयुक्त रूप से मेघना कहा जाता है। ठीक, ध्यान दीजिएगा, है ना। और प्रश्न नंबर 29 देखिए, प्रश्न नंबर 29 जो कि भारतीय संविधान से है कि भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो भारतीय संविधान में कितने 22 भाग हैं, तो बताना है कि कौन सा भाग राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। विकल्प हैं भाग 1, भाग 5, भाग 6 या भाग 4। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 4 हो जाएगा कि भाग 4 जो है ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, जबकि भाग 1 जो है ये संघ एवं उसके क्षेत्र से संबंधित है, जबकि भाग 5 जो है संघ से संबंधित है ना। और भाग 6 की बात करें तो भाग 6 जो है राज्य से संबंधित है ना। और प्रश्न नंबर 30 देखें, प्रश्न नंबर 30 है कि भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची भाषाओं से संबंधित है, यानी कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुसूची जो है भारतीय भाषाओं के बारे में बात करती है। 4 विकल्प हैं, अनुसूची 8, अनुसूची 7, अनुसूची 10 या अनुसूची 12। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि जो 8वीं अनुसूची है यह भारतीय भाषाओं से संबंधित है। और संविधान द्वारा जो मान्यता प्राप्त भाषाएं हैं वर्तमान में 22 हैं, लेकिन मूल रूप से 14 थीं, है ना। अब थोड़ी सी अनुसूची 7 की बात कर लें तो अनुसूची 7 जो है यह संघ, राज्य एवं समवर्ती सूची के संदर्भ में राज्य एवं केंद्र के मध्य जो है शक्तियों के विभाजन से संबंधित है, यानी कि इसमें सूचियाँ दी गई हैं कि जिसमें कौन सी सरकार किस विषय पर कानून बना सकती है। जबकि जो अनुसूची 10 है उसकी बात करें तो यह दल परिवर्तन के आधार पर निर्भरता के बारे में उपबंध जो इसमें है वो इस अनुसूची में दिए गए हैं। और इस अनुसूची को 52वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा जोड़ा गया था। जबकि अनुच्छेद 12 जो है अनुसूची 12 है यह नगर पालिका की शक्तियों और प्राधिकार और जिम्मेदारियों के बारे में बताता है। और इस अनुसूची को यानी कि जो अनुसूची 12वां है इसे भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा जोड़ा गया था। ठीक, अब प्रश्न नंबर 31 की बात कर लें तो प्रश्न नंबर 31 है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कितने वर्षों तक राष्ट्रपति रहे। 6 वर्षों तक, 8 वर्षों तक, 12 वर्षों तक या 5 वर्षों तक। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 3 कि ये 12 वर्षों तक देश के राष्ट्रपति रहे और ये देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। तो इनका जो कार्यकाल था 26 जनवरी 1950 से 14 मई 1962 तक था। तो 26 जनवरी सन 1950 को देश हमारा गणतंत्र घोषित हुआ, है ना, और उस दिन संविधान भी लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से। तो इनका कार्यकाल जो था 12 साल था। ठीक, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा। और थोड़ी सी और अगर हम इनकी बात करें तो जो भारत का पहला मंत्रिमंडल था उसमें सन 1946 से 47 तक ये कृषि एवं खाद्य मंत्री के रूप में कार्य किए। इसके अलावा इन्होंने अगर भारतीय इतिहास के संदर्भ में बात करें स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में तो सन 34 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए। और यानी कि जब मुंबई में अधिवेशन हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में सन 1934 में अध्यक्ष चुने गए। इसके अलावा जब 1939 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा अध्यक्ष पद का त्याग कर दिया गया तब इन्होंने ही अध्यक्ष पद का पदभार संभाला था। इसके अलावा 1962 में जब ये भारत के राष्ट्रपति पद से अवकाश प्राप्त किया इन्होंने, तब इन्हें 1962 में भारत रत्न का उपाधि प्रदान की गई। इसके अलावा जब ये अवकाश लिए तो अपना समय व्यतीत करने के लिए पटना के निकट सदाकत आश्रम में बिताया जहाँ पे उनकी मृत्यु हुई। और यहाँ उनका जो मृत्यु हुआ था 28 फरवरी 1963 को हुआ था। तो सदाकत आश्रम का संबंध जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से है जहाँ उनका देहांत हुआ। ये सवाल भी BSSC 2023 में पूछा जा सकता है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और प्रश्न नंबर 32 की बात करें तो प्रश्न नंबर 32 है कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति चुनाव प्रणाली का स्रोत किस देश का संविधान है। मतलब कि भारतीय संविधान में जो राष्ट्रपति का चुनाव प्रणाली है वो किस देश से लिया गया है।
जर्मनी से लिया गया है, इंग्लैंड से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है या जापान से लिया गया है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो नंबर 3 हो जाएगा कि राष्ट्रपति चुनाव की प्रणाली जो है ये आयरलैंड से लिया गया है। और क्या क्या लिया गया है हम देखें, आयरलैंड के संविधान से जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं वो लिए गए हैं। इसके अलावा जो राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति है वो लिया गया है, और राज्यसभा के जो सदस्यों का नामांकन होगा वो भी आयरलैंड से लिया गया है। जबकि जर्मनी से अगर हम बात करें तो जर्मनी से जो लिया गया है वो ये लिया गया है कि आपातकाल के समय मूल अधिकारों का स्थगन हो जाएगा, ये जर्मनी से प्रेरित है। जबकि जापान की अगर हम बात करें तो जापान के कानून से या जापान के संविधान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है। और इंग्लैंड से ऐसा कुछ चीज़ नहीं लिया गया है। इंग्लैंड से क्या क्या चीज़ लिया गया है, क्योंकि हम इंग्लैंड ही हमारे ऊपर शासन कर रहा था, तो जो प्रणाली है बहुत सारा वहीं से प्रेरित है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 33 देखें तो प्रश्न नंबर 33 है कि लोकसभा के कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 2, 3, 10 या 6। तो यहाँ पे सही विकल्प हो जाएगा नंबर 1 कि राष्ट्रपति के द्वारा 2 व्यक्ति लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 331 के अनुसार लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व, यदि राष्ट्रपति को ऐसा लगता है कि लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय का प्रतिनिधित्व जो है पर्याप्त नहीं है, तो वह लोकसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय में से 2 से अनधिक, यानी कि 2 से अधिक नहीं, यानी कि 2 व्यक्तियों का नाम निर्देशन कर सकता है। यानी कि 2 व्यक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा निर्वाचित मनोनीत किए जा सकते हैं। ठीक, तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 1 हो जाएगा। और प्रश्न नंबर 34 है कि दुर्गापुर स्टील प्लांट की स्थापना किसके सहयोग से की गई थी। जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है पश्चिम बंगाल में स्थित है, ये किसकी सहायता से इसको स्थापित किया गया था, जर्मनी, अमेरिका, इंग्लैंड या नॉर्वे। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 3 हो जाएगा कि दुर्गापुर स्टील प्लांट को इंग्लैंड की सहायता से स्थापित किया गया था। और दुर्गापुर इस्पात संयंत्र की बात करें तो ये पश्चिम बंगाल में स्थित है, जो कि दामोदर नदी के किनारे है। इसके अलावा ये जो दुर्गापुर स्टील प्लांट है, इसके अलावा कुछ अन्य स्टील प्लांट भी हैं जिनका स्थापना जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना के समय किया गया था। ठीक है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो कि महालनोबिस मॉडल पर आधारित था, 1956 से 1961 तक था। और इसका जो उद्देश्य था तीव्र औद्योगिकरण प्राप्त करना था, और जिसे किया भी था ये, है ना। और इसी पंचवर्षीय योजना के तहत दुर्गापुर स्टील प्लांट के अलावा अन्य 2 लौह इस्पात संयंत्र की स्थापना भी की गई थी, जिसमें एक था राउरकेला इस्पात संयंत्र जो कि ओडिशा में स्थित है, जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था। जबकि भिलाई इस्पात संयंत्र जो कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में है, रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो देखिए दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है इंग्लैंड के सहयोग से, और राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है जर्मनी के सहयोग से, और भिलाई इस्पात संयंत्र रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, अब आगे बढ़े। प्रश्न नंबर 35 देखें कि राष्ट्रीयकरण से पहले भारतीय स्टेट बैंक का क्या नाम था, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, कंपनी बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ मद्रास या बैंक ऑफ बॉम्बे। तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा कि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, और प्रश्न नंबर 36 देखें तो प्रश्न नंबर 36 है कि एंजाइम्स मूलतः क्या है। 4 विकल्प हैं, वसा, शर्करा, प्रोटीन या विटामिन। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 होगा कि जो एंजाइम्स होते हैं मूलतः प्रोटीन होते हैं, जो कि प्रोटीन अणुओं के बने होते हैं। और शब्द एंजाइम को सबसे पहले जर्मन वैज्ञानिक जिनका नाम विलियम कोहेन था, इन्होंने वर्ष 1978 में गढ़ा, 1878 में इस शब्द को एंजाइम नाम दिया। और जो एंजाइम होते हैं जैविक प्रक्रियाओं जैसे कि पोषक तत्वों का अवशोषण करना, पाचन करना, उत्सर्जन, प्रजनन और लीवर और गुर्दे के कार्य और शरीर के विभिन्न कार्यों को संपन्न करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और ये जो मुख्यतः एंजाइम है, इनका काम ये है कि ये जो जितनी भी शरीर में हमारी जैविक प्रक्रिया हो रही है उनको तेज़ करना है। अगर ये नहीं होते तो कुछ काम जो 2 घंटे में 4 घंटे में होता है, को ऐसा लगता है कि साल भर में होता। क्योंकि जैसे सिंपल सा उदाहरण आपको बताता हूँ कि छोटा बच्चा है, उसे अगर भूख लगी तो माँ का दूध ऑटोमेटिक दूध स्तन में आ जाता है।
तो ये एंजाइम्स ही होते हैं जो चीज़ों को स्थिर मतलब एक्टिव करते हैं कि भाई देखो बच्चा रो रहा है आपका, इसको आप दूध की व्यवस्था करो, तो तत्काल एंजाइम एक्टिव होते हैं और वो दूध को इस तक लाने का कार्य करते हैं। तो ये एंजाइम्स होते हैं जो जैविक प्रक्रिया को बहुत ही तेज़ करने में काम करते हैं। यानी कि देखा जाए तो एंजाइम जो हैं ये उत्प्रेरक का काम करते हैं, और ये जो एंजाइम होते हैं ये एक या एक से अधिक पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं से एक साथ जुड़े हुए अमीनो अम्ल युक्त प्रोटीन होते हैं। और कुछ पाचक एंजाइम्स की अगर हम बात कर लें जो अक्सर पूछ भी देता है, तो एक है एमाइलेज। तो एमाइलेज जो एंजाइम है इसका काम है स्टार्च और कार्बोहाइड्रेट को शर्करा में तोड़ना। इसके अलावा प्रोटीएज एंजाइम की बात करें तो प्रोटीन को अमीनो अम्ल में तोड़ता है ये। और लाइपेज एंजाइम की बात करें तो लिपिड जो कि वसा और तेल होते हैं उनको ग्लिसरॉल और वसी अम्ल में तोड़ने का काम करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो नंबर 3 हो जाएगा कि एंजाइम्स जो है मूलतः प्रोटीन होते हैं। और प्रश्न नंबर 37 है कि कार्य की इकाई क्या है, जूल, न्यूट्रॉन, वाट या डाइन। तो यहाँ पे जो है सही विकल्प 1 और 4 दोनों हो रहा है कि जूल भी है डाइन भी है, लेकिन सामान्यतः ये माना जाएगा यहाँ पे कि ये एसआई मात्रक पूछ रहा है, तो कार्य के जो एसआई मात्रक है वो जूल है। और कार्य करना बराबर यानी कि W बराबर FD होता है। ठीक है, तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 है ना। जो डाइन है सीजीएस पद्धति में, अब सीजीएस पद्धति उतना व्यापक प्रयोग में नहीं है, तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 1 हो जाएगा, है ना। और प्रश्न नंबर 38 है कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, दूरी की, समय की, उम्र की या प्रकाश की तीव्रता की। तो यहाँ पर जो सही विकल्प है वो नंबर 1 हो जाएगा कि प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी की इकाई है। अब प्रकाश वर्ष की बात करें तो जो एक वर्ष में प्रकाश के द्वारा तय की गई कुल दूरी को प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और एक प्रकाश वर्ष की बात करें तो यह 9.461 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। और जो अंतरिक्ष की जो दूरियां होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा विशाल होती हैं उनको मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। ठीक है, और प्रश्न नंबर 39 है कि कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, रेडियो, इंफ्रारेड या रक्त, ध्वनि, पराबैंगनी। तो यहाँ पे जो है सही विकल्प वो नंबर 3 हो जाएगा कि ध्वनि जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है, क्योंकि इसको चलने के लिए माध्यम चाहिए। तो सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा। बाकी जो विद्युत चुंबकीय तरंग होते हैं इनमें कोई भी आवेश नहीं होता और इनका जो वेग होता है प्रकाश के वेग के बराबर होता है। इसमें ऊर्जा होता है और गति होता है। हम बात करते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग की। उदाहरण प्रकाश किरण, उष्मा, गामा किरण। और ऐसे जो कि विद्युत चुंबकीय तरंगें नहीं है उनकी बात करें तो अल्ट्रासोनिक तरंग, अल्फा किरण, बीटा किरण, कैथोड किरण और कैनाल किरण जो है और जो ध्वनि तरंग है ये जो है विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। ठीक, अब प्रश्न नंबर 40 देखें। प्रश्न नंबर 40 है कि हल्दी पौधे के किस भाग से प्राप्त होती है, तना से, जड़ से, फल से या फूल से। तो बहुत हल्दी घर में आपने यूज किया होगा, बताएं यहाँ पे क्या होता है। असल में यहाँ पे सही विकल्प जो है नंबर 1 हो जाएगा कि हल्दी जो है पौधा का तना होता है, यानी कि तने से हल्दी प्राप्त किया जाता है। यानी कि हल्दी को पौधे के तने वाले भाग से प्राप्त किया जाता है और ये जो हल्दी है ये पौधे का राइजोम या भूमिगत तना होता है। ठीक, यानी कि हल्दी जो है ये पौधे का तना वाला भाग है। और जो पौधे के अन्य कुछ जिनको हम खाते हैं बात करें अगर हम तो गाजर, सलजम, मूली और शकरकंद की बात करें तो ये जड़ होते हैं, जबकि आलू, अदरक, लहसुन, प्याज और हल्दी की बात करें तो ये तना होते हैं। और पत्तियां जैसे कि पालक हो गया तो पत्ती ही खाते हैं, पत्ता गोभी है तो ये भी पत्तियां ही होती हैं, जबकि सलाद पत्ता की बात करें तो वो भी पत्ती होती है। ठीक है, अब 41 नंबर देखेंगे कि किस ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन गैस है, शुक्र, शनि, मंगल या वरुण। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो नंबर 1 हो जाएगा कि शनि ग्रह के वायुमंडल में प्रचुर मात्रा में हाइड्रोजन गैस उपस्थित है। और प्रश्न नंबर 42 है कि पृथ्वी की सतह का कितना प्रतिशत भाग महासागरों से ढका हुआ है, यानी कि पृथ्वी का कितना भाग जलमग्न है, कितना भाग जल से ढका हुआ है, 20%, 40%, 70% या 55%। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो
नंबर 3 हो जाएगा कि पृथ्वी की सतह का 70% भाग जो है महासागरों से ढका हुआ है। ठीक। और प्रश्न नंबर 43 देखें तो प्रश्न नंबर 43 है कि निम्नलिखित में से कौन गर्म जलधारा है, गर्म धारा है, असल में गर्म जलधारा की बात कर रहा है। विकल्प है ओयासियो, हम्बोल्ट, केंद्री, गल्फ स्ट्रीम। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो नंबर 4 हो जाएगा कि गल्फ स्ट्रीम जो है ये गर्म जलधारा है। बाकी जो 3 है यानी कि ओयासियो, हम्बोल्ट, केंद्री, ये तीनों जो है ठंडी जलधारा है। अब बात करें जो जलधारा होती है, एक गर्म होता है एक ठंडा होता है। तो गर्म जलधारा की अगर हम बात करें तो विषुवत रेखा यानी कि गोलार्ध पे अगर हम मैप की बात करें या ग्लोब की बात करें या संसार की बात करें तो ग्लोब पर विषुवत रेखा यानी कि 0 डिग्री से ध्रुवों की ओर जाने पर यानी कि जब जल का प्रवाह विषुवत डिग्री से ध्रुवों की ओर हो तो ये जो जलधारा होंगे ये गर्म होंगे, जबकि और जब जलधाराएं ध्रुव से विषुवत रेखा की ओर आती हैं तो ये ठंडी जलधारा होती है। ठीक है। तो ओयासियो जलधारा की बात करें जिसे कि क्यूरियल जलधारा भी कहा जाता है, ये उत्तरी प्रशांत महासागर की जलधारा है, ये ठंडी जलधारा है। और हम्बोल्ट की अगर हम बात करें, हम्बोल्ट या जिसे कि पेरुवियन जलधारा भी कहा जाता है, ये दक्षिण प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। और केंद्रीय जलधारा की बात करें तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है। जबकि गल्फ स्ट्रीम की बात करें तो ये भी उत्तरी अटलांटिक महासागर की जलधारा है, लेकिन ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाती है, इसलिए ये गर्म जलधारा है। ठीक। अब प्रश्न नंबर 44 देखें तो प्रश्न नंबर 44 है कि किस देश में सबसे अधिक टाइम जोन है। भूगोल का बेहतरीन क्वेश्चन है। अगर आप यहाँ पे विकल्प देखें, 4 विकल्प हैं, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, डेनमार्क और स्पेन। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो नंबर 1 होगा कि फ्रांस देश में जो है सबसे ज़्यादा टाइम जोन है, 12 टाइम जोन फ्रांस में है। और रूस जो कितना व्यापक, इतना विशाल, सबसे नंबर 1 क्षेत्रफल के मामले में है संसार में, वहाँ पे 11 टाइम जोन है। और यूएसए में 9 टाइम जोन है। अब बात करें कि फ्रांस में इतने टाइम जोन क्यों हैं, तो उसका वजह यह है कि फ्रांस के बहुत सारे द्वीप जो हैं यहाँ वहाँ फैले हुए हैं, इसकी वजह से वहाँ 12 टाइम जोन है। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 45 की बात करें तो प्रश्न नंबर 45 है कि बिहार में कितने जिले हैं। तो ये आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। ठीक है। 38 जिले हैं बिहार में। ठीक है। और 46 नंबर की बात करें तो प्रश्न नंबर 46 है कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। ओडिशा में, पश्चिम बंगाल में, मणिपुर में या बिहार में। तो सही विकल्प ओडिशा होगा कि ओडिशा में चिल्का झील स्थित है, जो कि भारत की सबसे बड़ी तटीय झील है। ध्यान दीजिएगा, सबसे बड़ी झील की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तटीय झील की बात कर रहा हूँ। भारत के संदर्भ में सबसे बड़ी झील जो है केरल में स्थित है, वेम्बनाड झील। लेकिन जो तटीय झील है यानी कोस्टल लेक बोलें जिसको, तो वो सबसे बड़ी चिल्का झील ही है, जो कि एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी खारे पानी की लेगून और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी तटीय लेगून है। और चिल्का झील को सन 1981 में 1 अक्टूबर को रामसर साइट में शामिल किया गया था। इसके अलावा ये जो चिल्का झील है, ये भारतीय उपमहाद्वीप में जो प्रवासी पक्षी आते हैं उनके लिए सबसे बड़ा शीतकालीन प्रवास स्थल है। ठीक है। और प्रश्न नंबर 47 देखें। प्रश्न नंबर 47 है कि पीलिया रोग में रक्त में इसकी मात्रा बढ़ जाती है, यानी कि जब पीलिया रोग होता है तो रक्त में या हमारे खून में किस चीज़ की मात्रा बढ़ जाती है। बिलिरुबिन, हीमोग्लोबिन, अम्लपित्त या पायरुविक अम्ल। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो नंबर 1 होगा कि पीलिया रोग में रक्त में बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये जो बिलिरुबिन है असल में ये पीले रंग का एक वर्णक होता है और इस स्थिति को हाइपर बिलिरुबिनेमिया भी कहा जाता है। और ऐसी स्थिति में यानी कि पीलिया की स्थिति शरीर में तब होता है जब जो हीमोग्लोबिन होते हैं, हीमोग्लोबिन जो कि लाल रक्त कणिका का एक वो भाग है जो कि ऑक्सीजन परिवहन का काम करते हैं,
ये पुरानी या क्षतिग्रस्त लाल रक्त कोशिकाओं की जो रिसाइकिल वाली जो सामान्य प्रक्रिया होती है उस समय टूट जाती है और ये लीवर में पहुंचकर गुजरती है और शरीर से बाहर निकल जाती है, तो उसी समय बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है, तो हमारे शरीर में पीलिया हो जाता है, पीलिया बीमारी हो जाता है। हालांकि ये वायरस की वजह से होता है, ठीक है। और पीलिया के जो अन्य नाम हैं जिसे कि वायरल हेपेटाइटिस या जॉन्डिस भी कहा जाता है। और प्रश्न नंबर 48 देखिए, प्रश्न नंबर 48 है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी ग्रंथि है, यानी कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय, जिगर, फेफड़ा या किडनी? तो यहाँ पे सही विकल्प नंबर 2 हो जाएगा कि जिगर, जिसे कि लीवर या यकृत कहा जाता है, यह मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो कि लगभग 1.5 किलो के वजन की होती है ग्रंथि ये। और प्रश्न नंबर 49 है कि निम्नलिखित में से कौन सा सेंगुइवोरस है, यानी कि कौन ऐसा जानवर है जो कि सेंगुइवोरस है? सांप, केचुआ, काकरोच या मच्छर? तो यहाँ पे सही विकल्प जानने से पहले हम ये जान लें कि सेंगुइवोरस असल में होते क्या हैं। तो ये ऐसे जीव होते हैं, ऐसे जानवर होते हैं जो कि दूसरे जानवरों की खून चूसने का काम करते हैं और उनसे पोषण प्राप्त करते हैं, सेंगुइवोरस कहते हैं। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे मच्छर विकल्प होना चाहिए। तो सही विकल्प यही है कि सेंगुइवोरस जो है इनमें मच्छर है। मच्छर, जोंक और जो पिशाच चमगादड़ होते हैं वो सेंगुइवोरस कहलाते हैं, यानी कि जो दूसरे का खून पीकर खून चूसने का काम करते हैं, ठीक है। और प्रश्न नंबर 50 देखें कि 50 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है? थायराइड, पिट्यूटरी, अधिवृक्क या अग्नाशय? तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो नंबर 2 हो जाएगा कि पिट्यूटरी या पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है, जो कि अंतःस्रावी ग्रंथि है और इसका जो आकार है मटर के आकार का होता है। और ये जितने भी हमारे शरीर में जो ग्रंथियाँ हैं उनको नियंत्रित करने का काम करता है। इसके लिए ही पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहा जाता है या मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 51 की बात करें तो प्रश्न नंबर 51 है कि निम्न में से कौन से देश में सशस्त्र सेना नहीं है, यानी कि ऐसा कौन सा देश है जो अपनी रक्षाओं के लिए सेना नहीं रखती? इन विकल्पों में नाइजर, आइसलैंड, नाइजीरिया या लाटविया? तो इन दिए गए विकल्पों में सही विकल्प नंबर 2 है कि आइसलैंड ऐसा देश है जिनमें अपनी सशस्त्र सेना नहीं है। इसके अलावा कुछ अन्य देश भी हैं जहां सशस्त्र सेना नहीं है। बात करें तो वो हैं मॉरिशस, मोनाको, कोस्टारिका, ग्रेनाडा और सेंट लूसिया। यहाँ पे अपनी सशस्त्र सेना नहीं है, ठीक है। और प्रश्न नंबर 52 की बात करें तो प्रश्न नंबर 52 है कि 2016 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे, यानी कि 2016 में जो ओलंपिक गेम हुए थे जो कि ग्रीष्मकालीन थे वो कहाँ आयोजित हुए थे? लंदन में, दोहा में, रियो डो जेनेरियो में या बीजिंग में? तो ये सही विकल्प यहाँ पे नंबर 3 हो जाएगा कि 2016 में ब्राज़ील में हुआ था, रियो डो जेनेरो में, है ना। तो सही विकल्प नंबर 3। और ये जो 2016 में ओलंपिक खेल हुआ था, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल, ये 31वां यानी कि 31st संस्करण था, जबकि 2020 का टोक्यो जापान में हुआ था। और 2020 में चूँकि लॉकडाउन चल रहा था वर्ल्ड वाइड, तो ये 2020 में नहीं होकर 2021 में हुआ था, 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 के मध्य। जबकि 2024 में जो होना है वो पेरिस में होना है, 26 जुलाई से 11 अगस्त 2024 को होगा, है ना, ओलंपिक खेल। और ये 33वां संस्करण होगा। जबकि 2028 की बात करें तो लॉस एंजल्स में होना है ये, है ना। और प्रश्न नंबर 53 की अगर हम बात करें तो प्रश्न नंबर 53 जो अंतिम प्रश्न भी है हमारा कि निम्नलिखित में से किसे ड्रैगन किंगडम कहा जाता है? चीन, म्यांमार, भूटान या पश्चिमी कोरिया? तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि पश्चिमी कोरिया कोई देश है ही नहीं। तो 3 विकल्प बचते हैं यहाँ पे। आपको क्या लगता है? आप इसका आंसर ज़रूर करें और बताएं हमें। तो प्यारे साथियों, ये था बिहार एसएससी 2023 के लिए पिछले वर्ष पूछे जा चुके प्रश्नों का सेट। आई होप कि आपको
आपको आगे तैयारी करने में काफ़ी सहायता करेगा। और इसके बाद जो अगला वीडियो हम अपलोड करेंगे वो मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट होंगे, और आई होप कि वो तैयारी के आपको और बेहतर करेंगे। उस वीडियो में हम, अगर आप कहें तो ज़्यादा डिटेल्स दें या फिर डिटेल्स देना नहीं चाहेंगे हम, तो जैसा भी हो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं हमें। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों में ग्रुप में इसे शेयर भी करें। नमस्कार।